अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आप ठीक अच्छे से? तो थर्मोडायनामिक्स जारी है, फर्स्ट लॉ जारी है। कुछ क्वेश्चंस और आज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ। क्वेश्चन नंबर 1, okay. A gas which is undergoing the cyclic process, as you can see, a gas is undergoing a cyclic process A, B, C, A, ठीक है। और ग्राफ जो दिया गया है इट्स अ पीवी ग्राफ, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि P जो होता है वो y एक्सिस पे होता है और V x एक्सिस पे होता है। आज उल्टा है, P is on x एक्सिस and V is on y एक्सिस। This is where the question is different. आपसे पूछा जा रहा है what is the work done in the process CA? What is work done in process CA? If the heat absorbed by the gas in the cycle is 5 joule. This is our question. और क्वेश्चन याद रखिए, ये जो क्वेश्चन है दिस आई प्रेडिक्ट फॉर द अपकमिंग नीट। दिस क्वेश्चन ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन। ये आपसे पूछता है इस अगर पूरी साइकिल में गैस ने 5 जूल हीट एब्जॉर्ब किया है, फिर बताइए जो पाथ सी ए है उसमें वर्क डन कितना है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चेक करेंगे हमारा ग्राफ पीवी है और पीवी ग्राफ में हम वर्क निकाल सकते हैं, लेकिन मसला ये है क्या हमारे पास पूरा डेटा है वर्क निकालने के लिए या नहीं। सी ए के लिए जो वर्क आएगा वो इतना आएगा, ये सारा। लेकिन मुझे बताइए जब हम सी ए का वर्क निकालेंगे, वर्क इज इक्वल एरिया अंडर द कर्व, वर्क इज इक्वल एरिया अंडर द कर्व, तो ये सारा एरिया। लेकिन ये एरिया आप तभी निकाल सकते हो जब आपको ये वाला डेटा मालूम होगा, ये वाला डेटा मालूम होगा। ये वाला डेटा आपको मालूम नहीं है, इसलिए आप इस ट्रेपीजियम का एरिया नहीं निकाल सकते। समझ गए? सो दैट इज वन चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू कि आपके पास ट्रेपीजियम बन रहा है, ट्रेपीजियम का एरिया आप निकाल सकते हो अगर आपको ये साइड पता हो। यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे जो प्रेशर का वैल्यू है वो पता होना चाहिए। अगर वो पता है वी कैन फाइंड द एरिया, बात खत्म। लेकिन ये डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप एरिया अंडर द कर्व नहीं निकाल सकते। व्हाई आई एम सेइंग एरिया अंडर द कर्व? क्योंकि हम पाथ सी ए की बात कर रहे हैं, हम पूरे साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सी ए की बात कर रहे हैं। सी ए में वर्क डन कितना है, दैट्स व्हाई जब सिर्फ सी ए की बात होगी तो दैट मीन्स एक प्रोसेस की बात हो रही है, दैट मीन्स एक पाथ की बात हो रही है, दैट मीन्स एक लाइन की बात हो रही है। सो इन वन प्रोसेस, इन वन पाथ, द work is equal to area under the curve, or we say area under the line. That okay? लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेटा नहीं है, ये वाला डेटा हमारे पास नहीं है, so that we could find work. ठीक? अब क्या करेंगे? मैंने आपको पहले ही कहा कि जब भी साइकिल में कोई परेशानी हो, कि साइकिल में कोई चीज़ मिसिंग हो, तो what you should do is पूरे साइकिल में अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, you must use first law of thermodynamics. So we'll use first law of thermodynamics. So I write using first law for cycle. Using first law for cycle. और आप जानते हो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो डेल्टा यू होता है वो 0 होता है। अगर डेल्टा यू 0 है इसका मतलब है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। सो आई राइट डेल्टा क्यू साइकिल, डेल्टा क्यू साइकिल, इसको हम साइकिल कहते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू साइकिल। ठीक है, delta Q cycle is equal to delta W cycle. Delta Q heat in the cycle, delta W work in the cycle. हमें work in the cycle नहीं निकालना है,
हमें निकालना वर्क इन सी ए। और बाय द वे हीट इन द साइकिल, देखिए हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इन द साइकिल इज 5 जूल। पूरे साइकिल में जो हीट है वो 5 जूल है। सो हीट के बजाय हम लिखेंगे 5। सो 5 इज इक्वल टू वर्क डन इन द साइकिल, क्योंकि फर्स्ट वर्क क्या था इन साइक्लिक प्रोसेस, जो हीट इन द साइकिल है वही वर्क इन द साइकिल है। हीट इन द साइकिल इज 5, सो वर्क इन द साइकिल इज आल्सो 5, isn't it? लेकिन हमें साइकिल का वर्क नहीं निकालना है, हमें सी ए का वर्क निकालना है। और मैंने आपको कहा था जब पूरे साइकिल में एक पाथ के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो व्हाट यू शुड डू इज आपने इस वर्क को या हीट को एक्सपेंड करना चाहिए। तो मैं लिखूंगा वर्क इन द साइकिल इज इक्वल टू वर्क ए बी प्लस वर्क बी सी प्लस वर्क सी ए और ये सारा किसके बराबर है? ये सारा बराबर है 5 जूल। ठीक है, दिस इज ऑल इक्वल टू 5 जूल, isn't it? Because work in the cycle is 5 जूल। लेकिन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वर्क इन अ साइकिल इज सम ऑफ वर्क्स इन ऑल स्टेप्स। वर्क इन अ साइकिल इज सम ऑफ वर्क्स इन ऑल स्टेप्स। और इसमें स्टेप्स क्या क्या है? ए बी, बी सी एंड सी ए, isn't it? Okay. अब जरा चेक कीजिए क्या ए बी, बी सी और सी हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आप ए बी की तरफ ध्यान देंगे, ये ए बी है, दिस इज ए बी, दिस इज ए बी, दिस इज ए बी। वर्क इज इक्वल टू एरिया, या अगर आप चेक करेंगे जो ए बी है, ए बी इज एन आइसोबारिक प्रोसेस, आपको एरिया भी निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कर सकते हो। जो ए और बी है ये आइसोबारिक है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। सो इसमें जो वर्क आएगा वर्क ए बी सीधा बराबर आएगा पी डेल्टा वी, है ना। आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो बराबर है पी डेल्टा वी। ओके, जो पी दिया गया वो 10 है, पी इज इक्वल टू 10। डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, ए पे वॉल्यूम है 1 और बी पे वॉल्यूम है 2, सो चेंज इन वॉल्यूम आएगा 2 माइनस 1, सो 2 माइनस 1, सो इट इज इक्वल टू 10। तो मिल गया आपको वर्क ए बी इज इक्वल टू 10 जूल। ठीक है, सो ए बी पता चल गया। What about BC? अगर आप चेक करेंगे B से C कांस्टेंट क्या है, गौर से देखिए B से C कांस्टेंट है 2 और वो वॉल्यूम है। सो जो B to C जो प्रोसेस है इट इज आइसोकोरिक। इस आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है। कितना होता है? 0। तो मिल गया ये भी, वर्क BC इज इक्वल टू 0। सो ये पता, ये तो खुद पता चल जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं वर्क CA इज इक्वल, वर्क CA इज इक्वल किसके बराबर? पहले 5 माइनस वर्क AB आपने अभी निकाला 10 और वो कितना है? वो 0 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो 5 minus 10 इट इज माइनस 5 जूल। दैट्स इट, सॉल्व्ड। So this is the work done in part CA। अब आप कहेंगे सही है, नेगेटिव क्यों आया? अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि if expansion takes place work is positive, if compression takes place work is negative। याद है आपको साइन कन्वेंशंस? जब वर्क नेगेटिव आता है उसका मतलब है गैस कंप्रेस हुआ है, जब एक्सपेंशन होता है उस वक्त वर्क पॉजिटिव आता है। सो अगर वर्क नेगेटिव आया इसका मतलब कंप्रेशन हुआ। और आप चेक कीजिए क्या C to A कंप्रेशन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। C पे वॉल्यूम था 2, A पे वॉल्यूम है 1, सो वॉल्यूम हैज डिक्रीज का मतलब है कंप्रेशन, और कंप्रेशन में वर्क नेगेटिव आता है। सो प्रॉब्लम इज डन एंड डस्टेड। एंड लेट मी टेल यू दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज गोइंग टू कम जरूर। Next problem. ओके, क्या ये साइक्लिक प्रोसेस है? पहले चेक कीजिए, इज इट साइक्लिक प्रोसेस? चेक कीजिए, गैस ने शुरू किया ए से,
वो गया सीधा बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए. यस, इज अ साइक्लिक प्रोसेस. ये साइक्लिक प्रोसेस में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वर्क डन इन द साइकिल. सो सिंपल क्वेश्चन, इन द साइक्लिक प्रोसेस फाइंड वर्क डन. इस साइकिल में आप वर्क डन बताइए. दैट्स ऑल, दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे. अगर आपको याद होगा इन एनी साइक्लिक प्रोसेस, अगर आपका साइकिल पीवी ग्राफ में दिया गया है, जो कि दिया गया है पीवी ग्राफ में, वर्क इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल. वर्क इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल. राइट, वर्क इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल. और साइन कन्वेंशंस की अगर हम बात करेंगे, हमने कहा था अगर साइकिल क्लॉकवाइज चल रहा है देन वर्क इज पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है देन वर्क इज नेगेटिव. आप मुझे बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस साइकिल, इज इट गोइंग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, व्हाट डू यू थिंक. अगर मैं अपर पार्ट की बात करूंगा, इसकी बात करूंगा, दिस इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मैं इसकी बात करूंगा दिस इज गोइंग क्लॉकवाइज. बात आई समझ में. इस साइकिल को आप कन्वर्ट कर सकते हो इंटू टू सब साइकिल्स. द साइकिल इज इक्वल टू टू सब साइकिल्स. इस साइकिल के आप दो सब साइकिल्स बना सकते हो और देख भी सकते हो. इट्स लाइक इक्वल टू टू सब साइकिल्स. तो साइकिल इज, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, द साइकिल इज इक्वल टू टू सब साइकिल्स. द साइकिल इज इक्वल टू टू सब साइकिल्स. ठीक, अगर मैं इसकी बात करूंगा इस साइकिल की, तो ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मैं इसकी बात करूंगा ये जा रहा है क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज में जो एरिया आता है उसका वर्क जो आता है वो पॉजिटिव आता है, और एंटी क्लॉकवाइज में जो वर्क आता है वो नेगेटिव आता है. अब सवाल ये, इसका एरिया कितना आएगा और इसका एरिया कितना आएगा. अगर मैं इसको ओ नाम दूंगा देन ए डी ओ, वर्क ए डी ओ, वर्क ए डी ओ कितना आएगा. देखिए वो जितना भी आएगा ए डी, ए से डी, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, ट्वाइस वी नॉट वी नॉट. चेंज इन प्रेशर, यहां से यहां तक प्रेशर कितना है, 3p नॉट 2p नॉट, इट्स p नॉट. ठीक है, सो इसका एरिया आएगा हाफ ऑफ P नॉट इंटू वी नॉट. और अगर आप इसका चेक करेंगे, इसका भी यही है, यहां से यहां तक है वी नॉट, और यहां से यहां तक है कितना, ट्वाइस P नॉट माइनस P नॉट, इज P नॉट. इसका एरिया भी आएगा हाफ ऑफ P नॉट वी नॉट, उसका एरिया भी आएगा हाफ ऑफ P नॉट वी नॉट. लेकिन इसका एरिया, इसका वर्क आएगा क्या, पॉजिटिव, उसका वर्क आएगा नेगेटिव. जितना पॉजिटिव वर्क है उतना नेगेटिव वर्क है. अब आप ही बताइए नेटवर्क कितना होगा, द नेटवर्क हैज टू बी इक्वल टू 0, इजंट इट. सो ये खास साइकिल है, एक स्पेशल साइकिल है जिसमें वर्क डन 0 आ रहा है. क्यों, क्योंकि इस साइकिल के दो सब साइकिल्स बन रहे हैं. एक साइकिल सब साइकिल जा रहा है क्लॉकवाइज, दूसरा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज के लिए वर्क पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए वर्क नेगेटिव, और दोनों में वर्क का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, लेकिन एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा. नेट इज इक्वल टू 0. तो वी से वर्क डन इन द साइकिल इज इक्वल टू 0. वर्क डन इन द साइकिल इज इक्वल टू 0. हो गया, डन. ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन मुझे लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन मुझे लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन इज एन आइडियल गैस expands isothermally from volume V1 to volume V2. ठीक, from volume V1 to volume V2. Then it compresses adiabatically from volume V2 to volume V1. ठीक, the work done in the whole process
द वर्क डन इन द होल प्रोसेस इज, ये आपका क्वेश्चन है, वर्क डन इन द होल प्रोसेस इज, एंड रिलेशन बिटवीन initial pressure and final pressure, initial pressure and final pressure is, ये हमारा सवाल है, ठीक है। ये कह रहा है कि एक गैस को हम एक्सपैंड कर रहे हैं आइसोथर्मली, ठीक। इस चीज को हम कैसे दिखाएंगे? देखिए, जब भी ऐसे सवाल होंगे, यू शुड ऑलवेज प्लॉट इट, ड्रॉ इट ऑन ए पीवी ग्राफ। आपने एक पीवी ग्राफ उठाना चाहिए, उस पर ये ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि ये वॉल्यूम की बात कर रहा है और प्रेशर की बात कर रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो रही है। इसका मतलब आप एक पीवी ग्राफ पे ये सारी स्टोरी दिखाइए, हम समझ जाएंगे कि क्या मामला है, ठीक है। तो पीवी ग्राफ, सो दिस इज द पीवी ग्राफ, ये पी है और ये वी है। ये कह रहा है कि पहले जो गैस है वो एक्सपैंड हुआ आइसोथर्मली, दैट मींस एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आप ही बताइए, आपको पीवी कर्व बनाना, आइसोथर्मल पीवी कर्व। आइसोथर्मल पीवी कर्व आपको याद है कैसी आती है? हाइपरबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ ऐसे, isn't it? So ये कह रहा है कि गैस का पहले वॉल्यूम था V1, ये देखिए, ये वॉल्यूम था पहले V1 और फाइनल वॉल्यूम है V2, ये वॉल्यूम है V2, ठीक। अब ये कह रहा है कि ये गैस वापस आ रहा है, कंप्रेस हो रहा है, और ये वापस आ रहा है फ्रॉम वॉल्यूम V2 टू वॉल्यूम V1, लेकिन एडियाबैटिकली। अब आप ये बताइए, हमें यही हाइपरबोला फिर से बनाना है, हमें फिर से यही हाइपरबोला बनाना है, लेकिन इट इज एडियाबैटिक। और हम जानते हैं एडियाबैटिक कर्व और आइसोथर्मल कर्व दोनों हाइपरबोलाज लाइक होते हैं, लेकिन जो एडियाबैटिक होता है उसका स्लोप ज्यादा होता है, उसका स्लोप ज्यादा होता है। अब आप ये बताइए, पहले ये एक्सपेंशन था, अब आपको कंप्रेशन दिखाना है, वो भी एडियाबैटिक कंप्रेशन। आप क्या कीजिए, आप यहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, ऐसे, जो वर्टिकल के नजदीक आएगा उसी का स्लोप ज्यादा है, और स्लोप ज्यादा होता है एडियाबैटिक का। दैट मींस एडियाबैटिक कर्व ऐसा आना चाहिए, ये आना चाहिए एडियाबैटिक कर्व। ये देखिए, ये देखिए, पहले आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, नाउ दिस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। और जो वॉल्यूम्स थे वो दोनों बार सेम थे। आइसोथर्मल में वॉल्यूम था पहले V1, फाइनल वॉल्यूम था V2, और एडियाबैटिक में इनिशियल वॉल्यूम है V2, फाइनल वॉल्यूम है V1। सो दैट्स इट, ठीक है, ओके। अब अगर हम चेक करेंगे, प्रेशर्स की बात करेंगे, यहां पे प्रेशर वगैरह कौन क्या था, ठीक है, हम उसकी भी बात करेंगे। देखिए, हम यहां पे लिखेंगे पहले प्रेशर P1, पहले था प्रेशर P1, ठीक है। फिर यहां पे गैस गया, यहां पे प्रेशर बना P2, यहां पे प्रेशर बना P2, फिर गैस वापस आया ऊपर, तो यहां पे प्रेशर बना P3। सो दिस इज P3, ओके, क्लियर, ओके। अब आप ही बताइए, सबसे पहले अगर हम प्रेशर की बात करेंगे, ये तो सीधे पता चल रहा है कौन सा प्रेशर बड़ा है, कौन सा प्रेशर छोटा है। P3 इज ग्रेटर देन P1 इज ग्रेटर देन P2, जो जितना ऊपर होगा उसका वैल्यू उतना ज्यादा होगा। तो वी कैन इजिली से P3 is greater than P1 is greater than P2, isn't it? इसका मतलब पहले प्रेशर ज्यादा था, उसके बाद जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ प्रेशर डिक्रीज हुआ, उसके बाद जब एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हुआ। इट गोज लाइक दिस, और आपके सामने ये प्रेशर की बात हो गई है। अब इसे यहां पे पूरी प्रोसेस में वर्क की बात की है। क्या यहां पे वर्क, इसने वर्क की ऑप्शंस दिए हैं, वर्क इज ग्रेटर देन जीरो, वर्क इज लेस देन जीरो, वर्क इज इक्वल टू जीरो, या कुछ और भी ऑप्शन इसने दिया होगा। आपने बताया इन तीन में से सही कौन है। टोटल वर्क जो हुआ पहले आइसोथर्मल में फिर एडियाबैटिक में, दोनों में मिला के जो वर्क हुआ, क्या वो वर्क, टोटल वर्क ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, या इक्वल टू जीरो है? क्या लगता है आपका जवाब क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर हम इसकी बात करेंगे, आइसोथर्मल में एक्सपेंशन हो रहा है। अब देखिए, एक्सपेंशन में जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है, एक्सपेंशन में जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है, और वर्क क्या आता है? एरिया अंडर द कर्व। तो ये सारा वर्क आएगा, अगर ये सारा एरिया आपको वर्क देगा, इतना सा आपको एरिया वर्क देगा। सो दिस इज वर्क, और जाहिर सी बात है ये वर्क क्या है? ये वर्क पॉजिटिव है, पॉजिटिव,
ये वर्क पॉजिटिव है। क्यों? एक्सपेंशन हो रहा है। उसके बाद जब गैस वापस गया एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू वापस गया, कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन में जो वर्क आता है वो नेगेटिव आता है और उसका वैल्यू भी क्या आता है? एरिया अंडर द कर्व। दैट मीन अब आपको निकालना है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, और वो एरिया कौन सा आपने लेना है? एरिया अंडर एडियाबैटिक। तो ये इतना सा आएगा, ये सारा इतना सा आएगा। अब आप ही बताइए, क्या एरिया एडियाबैटिक के नीचे ज्यादा आ रहा है या आइसोथर्मल के नीचे? जाहिर सी बात है एडियाबैटिक के नीचे ज्यादा वर्क आ रहा है, आइसोथर्मल के नीचे कम वर्क आ रहा है। और जो एडियाबैटिक का वर्क है वो नेगेटिव है, नेगेटिव डब्ल्यू। इसका जो वर्क है वो पॉजिटिव है। अब बताइए ज्यादा नेगेटिव है या ज्यादा पॉजिटिव है? नेगेटिव वर्क ज्यादा है, पॉजिटिव वर्क कम है। इससे जो वर्क आएगा, ओवरऑल वर्क जो आएगा, वर्क आएगा इन दो का सम। नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, इन दो का सम जो आएगा, क्या वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? इट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है लेस देन जीरो, सो वर्क इज लेस देन जीरो। दैट्स इट, सॉल्व इट। समझ गए? यू गॉट इट? इट इज सच अ वंडरफुल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट? ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम कन्वर्शन देखेंगे, ग्राफ कन्वर्शन। आपकी किताबों में ऐसे सवाल होंगे जिसमें एक साइकिल को दूसरे साइकिल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे पीवी साइकिल को आपने पीटी साइकिल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या पीटी साइकिल को आपने पीवी साइकिल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ ऐसे। सो देयर आर सम क्वेश्चंस लाइक दिस। फॉर एग्जांपल एक साइकिल हम लेते हैं पीवी साइकिल, उसे आपने कन्वर्ट करना है इनटू पीटी साइकिल। सो मैं लिख रहा हूं कन्वर्ट द पीवी साइकिल, कन्वर्ट पीवी साइकिल into PT cycle. Convert PV cycle into PT cycle और आपका साइकिल ऐसे है। It's like this. ध्यान रखिए कौन क्या है। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, बी सी, सी डी, डी ए, पी वी। आपने इसको कन्वर्ट करना है पीटी में। अब देखिए कौन क्या है। जहां तक इसकी बात है ये सीधा सा आइसोबारिक है, दिस आइसोबारिक। ये आइसोथर्मल है, दिस इज आइसोथर्मल। ये जो है ये तो सीधा पता चल रहा है ये आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक। और ये जो वापस है ये फिर से आइसोथर्मल। ठीक है। सो ये आपका साइकिल बन गया जिसमें पहला स्टेप आइसोबारिक है, दूसरा आइसोथर्मल है, तीसरा आइसोकोरिक है, चौथा आइसोथर्मल है। आपको बताना है व्हाट यू हैव टू टेल इज व्हाट इज इट्स पीटी साइकिल। आप इसका पीटी साइकिल जब बनाएंगे वो कैसा आएगा। ठीक है। सो कन्वर्ट द पीवी साइकिल इनटू पीटी साइकिल, राइट? दिस इज योर क्वेश्चन एंड लेट्स सी हाउ टू डू इट। ये देखिए यहां पे हम इसको बनाएंगे पीटी साइकिल। पहली बात है कि जो ए टू बी है वो आइसोबारिक है, प्रेशर इज कांस्टेंट। यहां पर भी प्रेशर मौजूद है इसलिए हम सीधे जा सकते हैं ए टू बी। ये देखिए ए टू बी प्रेशर कांस्टेंट, यहां पर भी प्रेशर कांस्टेंट, यहां पर भी पी है इसलिए प्रेशर कांस्टेंट है। क्लियर? इसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और इस ग्राफ में टी है, दैट मींस यहां पे अब टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। इसे लाइन आ गया ऐसे, लाइन विल बी लाइक दिस। ठीक है। सो ये बन गया ए बी सी। इसके बाद डी है सी डी। सी डी इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में वॉल्यूम रहता है कांस्टेंट लेकिन यहां पे वॉल्यूम मौजूद नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, जो चीज कांस्टेंट रहेगा लेकिन वो ग्राफ में मौजूद नहीं है उसके लिए मैंने आपको बताया था क्या करना चाहिए। यू मस्ट राइट आइडियल गैस इक्वेशन। आपको आइडियल गैस इक्वेशन लिखनी चाहिए। सो आइडियल गैस इक्वेशन लिखिए, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर
T। अब बताइए कांस्टेंट कौन कौन है? म्यू इज अ कांस्टेंट, R इज अ कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस V, वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट, वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। इसलिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, pressure is directly proportional to temperature. Is this clear? Okay. Now if pressure is directly proportional to temperature, that means P और T के बीच में लाइन कैसे आएगी? तो लाइन will be like PT graph will be like, और ये हमने बताया दिखाया भी था, जो PT P versus T, pressure is directly proportional to temperature, P और T के बीच में ग्राफ कैसे आएगा? लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन, लाइक ऐसे। Got it? So that means आपने यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करना है। You have to do somewhat similar. आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन यहाँ पे आप ख्याल रखेंगे, जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आइसोकोरिक प्रोसेस तभी माना जाएगा when that line is passing through the origin. When that line is passing through the origin, it cannot be like this line. अब ये नहीं बना सकते, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग थ्रू द ओरिजिन। अगर इसको एक्सटेंड किया जाएगा, इट्स नॉट गोइंग थ्रू द ओरिजिन। इसलिए समझना कि जब आप ये लाइन यहां पे बनाएंगे, ये वाली लाइन, इट मस्ट, जब इसको एक्सटेंड किया जाएगा, इट मस्ट मीट द ओरिजिन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो यहां पे इसका ख्याल रखेंगे आप। तो ये लाइन अब हम कैसे बनाएंगे? सी हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट, कुछ ऐसे। ये गॉट इट? ऑलराइट, तो आप उतनी लाइन इसमें ले लीजिए जितना आपको चाहिए। आपको इतना तक चाहिए, क्यों? क्योंकि ये जो है, ये बाद में टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये टेम्परेचर कांस्टेंट, देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस, जो चौथी प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, वो आइसोथर्मल है ना, इसलिए जो चौथी लाइन आएगी वो ऐसे आएगी, दैट विल बी लाइक दिस, ऐसी लाइन आएगी। इसका मतलब है इस लाइन में जितना हिस्सा आपको लेना वो बस इतना सा लेना है, बस बस बस, That's it. अब ये माना जाएगा आइसोकोरिक, क्यों? क्योंकि जब इसको एक्सटेंड किया जाएगा, ये बिल्कुल ओरिजिन के साथ मीट करता है, लेकिन ग्राफ में ये इतना ही होगा, सिर्फ इतना इतना होगा। Now it's A B C D A. Now you can show it, you can show it, you can show it like this. A to B, B to C, C to D, D to A. ये बन गया इसका कौन सा ग्राफ? ये बन गया इसका PT ग्राफ। ये था PV ग्राफ, अब बन गया इसका PT ग्राफ। I hope it's done and dusted. Yes, yes. A gas expands according to the relation PV square is equal to constant. एक गैस है जो एक्सपैंड हो रहा है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। रिलेशन कौन है? ये। दैट मीन्स उसकी जो प्रोसेस है, बताइए ये कौन सी प्रोसेस है? PV स्क्वायर, V के ऊपर पावर 2 है, इट हैज टू बी अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। दैट मीन्स एक गैस है जो एक्सपैंड हो रहा है थ्रू अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, थ्रू अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। आपको बताना है, डज द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज? डज द टेम्परेचर ऑफ गैस increase or decrease? तो ये आपका सवाल है। एक गैस है जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है। कैसे आप जानते हो ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है? हम जानते हैं, जब भी आपके पास इक्वेशन होती है PV रेज पावर R इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये R जो है ये 1 के बराबर नहीं है, और ये जो R है ये गामा ऑफ गैस के बराबर नहीं है, ये कुछ और है, ये 1 और गामा को छोड़ के कोई और पावर है, फिर ऐसी प्रोसेस को आप कहते हो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। सो दिस इज पावर इज 2 इज नॉट इक्वल टू 1, 2 किसी का गामा भी नहीं होता है, इसलिए इट इज अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। आपको बताना, अगर गैस एक्सपैंड हो रहा है इस प्रोसेस में, बताइए क्या गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? सो हाउ डू यू सॉल्व इट? देखिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे PV स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए एक गैस एक्सपेंड हो रहा है, दैट मीन्स यहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम की जरूरत है हमें इक्वेशन में, क्योंकि ये वॉल्यूम की बात हो रही है, साथ में ये बात कर रहा है टेम्परेचर की, कि अगर वॉल्यूम बढ़ गया, एक्सपैंड हुआ,
एक्सपैंड्स, गैस एक्सपैंड मींस वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है बताइए टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा। लेकिन इस इक्वेशन में जो दिया गया है वो सिर्फ वॉल्यूम और प्रेशर दिया गया है, हमें बात करनी है टेम्परेचर और वॉल्यूम में, ना कि प्रेशर और वॉल्यूम में। तो ये जो पी प्रेशर है ये अनडिजायरेबल है, यहाँ पे ये हमें नहीं चाहिए, हमें इसके बदले टेम्परेचर चाहिए। फिर हमें पता चलेगा कि अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्या टेम्परेचर कम हो जाएगा या वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सो यू रिक्वायर V and T in the equation, and in your equation it is not V and T, it is P and V। समझ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे टेम्परेचर लाने की जरूरत है। वॉल्यूम को वही पे रखना है क्योंकि वॉल्यूम हमें चाहिए, टेम्परेचर हमें चाहिए, प्रेशर हमें नहीं चाहिए। जो चीज आपको नहीं चाहिए उसे रिप्लेस कीजिए, किससे? बाय आइडियल गैस इक्वेशन। कई बार हम ये बात कर चुके हैं, उसे रिप्लेस कीजिए बाय आइडियल गैस इक्वेशन। सो जब आप आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हो, राइट PV इज इक्वल टू म्यू आर टी, PV इज इक्वल म्यू आर टी। और याद है कि हमें किसको रिप्लेस करना है? हमें P को रिप्लेस करना है। तो कि P के बदले सीधा क्या आएगा? P के बदले आएगा म्यू आर टी बाई वी। क्लियर? तो यहां पे लिख लीजिए, P के बदले लिख लीजिए म्यू आर टी बाई वी इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ठीक है, इसके बाद याद रखिए ये जो V है ये ऊपर आएगा, ये बनेगा टी वी रेज पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय कॉन्स्टेंट, क्योंकि म्यू आर इज अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय कॉन्स्टेंट इज अगेन अ कॉन्स्टेंट। तो ये बनेगा टीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बनेगा ना टीवी 2 माइनस 1 है ना, टीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मिल गया आपको जवाब। सो अब आप ये बताइए टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर v बढ़ेगा तो t कम होगा, अगर v कम होगा तो t बढ़ेगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट। या आप ऐसे लिख सकते हो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अब आप ही बताइए अगर गैस एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड होने का मतलब है वॉल्यूम बढ़ गया, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर? टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सो द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेस। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेस, दैट्स इट, सॉल्व। हो गए भी? यस 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 यस, हो गए भी। इसके बाद अब हम आ रहे हैं एक बहुत बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन पे, विच आई से इज अ top class question, top class question. What is the question? Let's have a look at the question. What fraction of heat is used in increasing the internal energy of gas in isobaric process? This is our question. हीट का कितना हिस्सा यूज होगा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में ऑफ द गैस? मसलन हमें पता फर्स्ट लॉ कहता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ध्यान रखना, फर्स्ट लॉ कहता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। फर्स्ट लॉ कहता है डेल्टा Q इक्वल डेल्टा U प्लस डेल्टा W। व्हाट डज इट मीन? इट मींस जो हीट आप देंगे गैस को उसका कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी में जाएगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस में जाएगा, और कुछ हिस्सा वर्क में जाएगा। कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी खाएगा, कुछ हिस्सा वर्क खाएगा।
ये सवाल ये है ना, आपके दिमाग में कभी सवाल आया जब हम गैस को हीट देंगे कुछ इंटर एनर्जी खाएगा, कुछ वर्क खाएगा, सवाल ये कौन कितना खाएगा। अगर हम 10 जूल हीट दे रहे हैं तो क्या इज इट लाइक कि ये बराबर खाएंगे, बाई बाई, या दोनों बाई बाई या बराबर बराबर खाएंगे, ये 5 जूल खाएगा, अगर ये 5 जूल खाएगा फिर ये भी 5 जूल खाएगा, और अगर इसने 3 जूल खाया फिर वो 7 जूल खाएगा, अगर ये 4 जूल खाएगा तो वो 6 जूल खाएगा, है ना। एक आम सवाल है ना, आपको नहीं लगता? ये एक आम सवाल है कि जब हम हीट देंगे, हीट का एक हिस्सा इंटर एनर्जी में जाएगा, एक वर्क में जाएगा, सवाल है कौन कितना खाएगा, कौन कितना खाएगा, ये सवाल है। अगर बाई बाई है तो बराबर खाएंगे, देखना पड़ेगा क्या ये रियली में बाई बाई है, क्या ये बराबर खाते हैं, we'll have to see, ठीक है, we'll see। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। What fraction of heat is used in increasing the inter-energy of gas? Inter-energy of gas in isobaric process. Process isobaric है। ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, बताइए वर्क का कितना हिस्सा मिलेगा, वर्क को कितना हिस्सा मिलेगा हीट में से, वर्क कितना खाएगा हीट में से, इट्स लाइक दैट। और अगर हम ये कह सकते हैं कि इंटर एनर्जी कितना खाएगा, हम बराबर बात कह सकते हैं फिर वर्क कितना खाएगा। मान लीजिए इंटर एनर्जी ने 40% खाया, फिर बचा कितना 60%, वो कौन खाएगा, वर्क। अगर इंटर एनर्जी 30 खाएगा, वो कितना खाएगा 70। अगर इंटर एनर्जी 50 खाएगा, वो कितना खाएगा 50%। सो इट्स लाइक दैट, इजंट इट। सो हमें एक निकालने की जरूरत है, दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा, राइट। सो अब पहला मसला ये है हाउ टू राइट इट, हम कैसे लिखेंगे कि इंटरनल एनर्जी का कितना हिस्सा है, कितना शेयर है हीट में से, हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली। मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा कि व्हाट इज द शेयर ऑफ डेल्टा यू फ्रॉम डेल्टा क्यू। डेल्टा यू का शेयर, डेल्टा यू को कितना मिलेगा, डेल्टा यू को कितना परसेंटेज मिलेगा, या डेल्टा यू का फ्रैक्शन कितना होगा फ्रॉम द हीट, ये आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे मैथमेटिकली। क्या मुझे बता सकते हो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इट हैज टू बी एक्सप्रेस लाइक दिस, शेयर ऑफ डेल्टा यू, मैं यहां पे लिख रहा हूं शेयर ऑफ डेल्टा यू, ये बराबर आता है डेल्टा यू बाय डेल्टा क्यू, शेयर ऑफ। सिमिलरली शेयर ऑफ वर्क, शेयर ऑफ वर्क वो हमें पता चलेगा जब हमें इसका शेयर पता चलेगा, हमें वर्क का शेयर भी पता चलेगा। या अगर ये वर्क का शेयर हमें लिखना होता तो क्या हम लिखते हैं शेयर ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। अगर मैं लिखूंगा शेयर ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू को कितना मिलेगा इस हीट में, तो ये लिखा जाएगा डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा क्यू, है ना, ऐसे लिखा जाएगा। नहीं मैं कहता हूं आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, आप ये निकालिए फिर जो बच जाएगा वो ये खाएगा, इसे दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक ही निकालिए। सो हम एक ही निकालेंगे, राइट, ओके। अब देखते हैं शेयर ऑफ डेल्टा यू किसके बराबर आएगा। दिस इज इक्वल डेल्टा यू, पहले डेल्टा यू चेक कीजिए। डेल्टा यू हमने कहा था प्रोसेस जो भी हो, प्रोसेस जो भी हो, डेल्टा यू का एक ही वैल्यू होता है, एंड व्हाट इज दैट, म्यू सीवी डेल्टा टी। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं म्यू सीवी डेल्टा टी। और ये प्रोसेस जो है ये आइसोबारिक है, आइसोबारिक में हीट आप सप्लाई कर रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि ये आइसोबारिक प्रोसेस है ना, आइसोबारिक में जो हीट आता है उसको हम लिखते हैं डेल्टा क्यू पी, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। और हीट इन आइसोबारिक प्रोसेस फॉर्मूला याद है, म्यू सीपी डेल्टा टी। तो यहां पे हम लिखेंगे म्यू सीपी डेल्टा टी। It's all right. So delta U, mu Cv delta T, delta Qp, heat supplied at constant pressure, means isobaric process, mu Cp delta T. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कट जाएंगे, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, बचा क्या, बचा Cv by Cp। वो कितना होता है, Cp by Cv is गामा, लेकिन ये C by Cp है, इसे ये आएगा 1 by गामा। तो मिल गया 1 by गामा, गामा। So shear of delta U, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी का हिस्सा कितना है 1 बाई गामा, लेकिन ये फ्रैक्शन में, किसमें, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, या टोटल वैल्यू कितना होता है 1। अब आप ये बताइए अगर शेयर ऑफ डेल्टा यू है 1 बाई गामा, बताइए शेयर ऑफ डेल्टा डब्ल्यू कितना आएगा, शेयर ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, शेयर ऑफ डेल्टा डब्ल्यू बताइए कितना आएगा, वो आएगा 1 माइनस 1 बाई गामा, क्योंकि फ्रैक्शन का टोटल वैल्यू होता है 1 में से इतना काट लीजिए, जो बच गया वो वर्क लेगा, सो 1 माइनस 1 बाई गामा। और जहां तक इस क्वेश्चन की बात है, ये आ चुका है 2 साल पहले नीट में, ठीक है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, नीट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, ये याद रखना, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अभी इसमें 6 क्वेश्चन फिर भी बचे हैं जो से अभी तक नहीं पूछे,
पूछ सकता है, ठीक है। एक तो उसने पूछा, अभी भी इसमें 6-7 क्वेश्चन है जो उसने नहीं पूछे। देखते हैं क्वेश्चन क्या। नाउ जहां तक मोनो एटम गैस की बात है उसका गामा डिफरेंट है, डायटम की बात है उसका गामा डिफरेंट है, पॉली एटॉमिक की बात है उसका गामा डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि जैसे गामा डिफरेंट आएगा, ये शेयर ऑफ डेल्टा यू भी डिफरेंट आएगा। मोनो के लिए डिफरेंट आएगा, डाई के लिए डिफरेंट आएगा और पॉली के लिए डिफरेंट आएगा, ठीक है। फिलहाल इसको आप लिख लीजिए, शेयर ऑफ डेल्टा डब्ल्यू इज दिस एंड शेयर ऑफ डेल्टा यू इज दिस, ठीक है। ये आपने याद रखा। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक टेबल बनाऊंगा, उसमें मैं देखूंगा मोनो एटॉमिक गैस अगर है तो उसको कितना मिलता है, डायटोमिक गैस है तो उसका शेयर कितना है, पॉली है तो उसका शेयर कितना है। क्यों? क्योंकि गामा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। समझ गए? अब मैं एक टेबल बनाऊंगा, यू सी द टेबल, या मैं लिख रहा हूं शेयर ऑफ डेल्टा यू का शेयर कितना है, इट इज 1 by गामा। शेयर ऑफ डेल्टा डब्ल्यू वर्क का शेयर हीट में से कितना है, 1 - 1 by गामा। हो गए 2 क्वेश्चन फिलहाल सोल्व। अब देखते हैं अगर गैस मोनो एटॉमिक है, मोनो एटम, तो मोनो एटम का गामा आप जानते हो, मोनो एटम का गामा कितना, 5/3। तो ये वैल्यू आएगा इज इक्वल टू 1 by गामा के बदले 5/3, जो बनेगा 3/5। तो 3/5 बन गया इसका फ्रैक्शनल वैल्यू। और अगर परसेंटेज में चेंज किया जाएगा, ये बनेगा 3/5, 0.6। 0.6 इज 60%। समझ गई? तो अब आप ही बताइए, अगर गैस मोनोएटॉमिक है तो उसका डेल्टा यू, उसका शेयर इन इंटरएनर्जी बनता है 60%। फिर शेयर ऑफ डेल्टा डब्ल्यू क्या आएगा, शेयर ऑफ डेल्टा डब्ल्यू आएगा 40%, ठीक है। अगर इसका 1 by गामा है 3/5, ये कितना आएगा, ये आएगा 1 - 3/5, जो बराबर है 2/5, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू है फ्रैक्शन में, ये इसका वैल्यू है परसेंटेज में। कब? अगर गैस मोनोएटम है। समझ गए? सिमिलरली अब हम चेक करेंगे इफ इट इज डायएटम। डायएटम या पॉलीलीनियर, उनका गामा सेम होता है। तो बिला मैं डायएटम लिखता हूं, पॉलीलीनियर आपको खुद आएगा। तो डायएटम का गामा कितना होता है, 7/5, वही 7/5, ये 7/5। तो यह आएगा 1/7/5, जो कि बराबर आएगा 5/7, ठीक है। तो मिल गया फ्रैक्शन वैल्यू 5/7। 5/7 बराबर आएगा 0.71, हाँ 0.71, which means 71%। 0.7 है फ्रैक्शनल वैल्यू, या 5/7 है फ्रैक्शनल वैल्यू, मल्टीप्लाई कीजिए 100 से तो परसेंटेज में आ गया, तो 71%। इसको कितना मिलेगा, 29%। और फ्रैक्शन देखा जाएगा, फ्रैक्शन आता है 1 - इसका फ्रैक्शन 5/7, तो कितना आएगा, 7 - 2/7 आ गया, ठीक। और अगर ये पॉलीनॉन लीनियर है, पॉलीनॉन लीनियर, इफ इट्स पॉलीनॉन लीनियर, फिर ये आएगा 1 by गामा। पॉलीनॉन लीनियर का गामा कितना होता है, 4/3। तो ये आएगा 1/4/3, जो कि बराबर है 3/4। 3/4 बराबर होता है 0.75। 0.75 का मतलब है 75%। अगर ये 75% है तो ये कितना आएगा, ये आएगा 25%, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन में लिखा जाएगा वो कितना आएगा, 1 - 1 by गामा। सो 1 - 1 by गामा हमने निकाला 3/4, सो 3/4, तो वही आएगा 1/4, तो मिल गया। That's it। तो फिलहाल उसने एक पूछा था, शायद ये वाला पूछा था। फिर भी कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन अभी भी बाकी है। कुल मिला के ये जो क्वेश्चन हमने किया इज नॉट जस्ट 1 क्वेश्चन, इट इज इक्वल टू 8 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस के बराबर ये सिंगल क्वेश्चन है। समझ गए? यू आर इट? आई होप यू अंडरस्टैंड इट। यस यू अंडरस्टैंड इट, यू अंडरस्टैंड इट। ओके, आगे चलते हैं। आगे मेरे ख्याल से फर्स्ट लॉ पे हमने ठीक ठाक क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आप खुद भी देख लीजिए फर्स्ट लॉ पे हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व ऑन दैट, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो उस पे, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे। सो इन द मेन टाइम व्हाट विल डू इज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ एंड दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ,
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए सेकेंड लॉ की जरूरत हमें क्यों है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में कुछ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या है, पहले हमें वो देखने पड़ेंगे। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ? अगर हम फर्स्ट लॉ लिखते हैं, फर्स्ट लॉ टेल्स अस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, एंड देयर आर सम प्रोसेसेस जिनमें डेल्टा यू जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल साइक्लिक प्रोसेस जिसमें डेल्टा यू जीरो होता है। अब आप ही बताइए, इफ डेल्टा यू इज जीरो, इफ डेल्टा यू इज जीरो, फिर क्या आएगा? डेल्टा क्यू बराबर आएगा इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जो हीट आप सिस्टम को देंगे, जितनी हीट आप देंगे, वो सारा कन्वर्ट होगा वर्क में। दिस इज व्हाट द फर्स्ट लॉ टेल्स अस। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ऐसा होता नहीं है। Whole of the heat is never converted into work. Whole of the heat is never converted into work. First law tells us whole of the heat can be converted into work if delta U is zero. ठीक, this is first law tells us. But practically it's not possible. ठीक, तो क्या हम कहेंगे ये लॉ गलत है? हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा मसला है। Practically what we see is whole of the heat cannot be converted into work, though whole of the work can be converted into heat. सारी वर्क हीट में कन्वर्ट की जा सकती है, लेकिन सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं की जा सकती है। इस डायरेक्शन में ये सही है, इस डायरेक्शन में ये सही नहीं है। अब आप ही बताइए, क्या लॉ को आप रिजेक्ट करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि होल ऑफ द वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, बट होल ऑफ द हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। दैट मींस एक डायरेक्शन में ये सही नहीं है, दूसरी डायरेक्शन में ये सही है। सो व्हाट वी से इज, वी से इट हैज अ लिमिटेशन. It cannot be rejected altogether, but we say it has limitations. ठीक है? To work on those limitations, we need a law, and that law is second law of thermodynamics. That is second law of thermodynamics. और जो second law है, वो हर बार कोशिश करता है to correct the first law. It tries to correct the first law. Again, how? Through statements. पहला statement जो मैं जो स्टेटमेंट यहां पे दूंगा वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, जैसे कैल्विन स्टेटमेंट है या क्लोसियस स्टेटमेंट है। ठीक है, जिस लैंग्वेज में सेकंड लॉ ने स्टेटमेंट्स दिए, उस लैंग्वेज में हम बात नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज इट्स नाउ योर एंट्रेंस क्लास, वी डोंट नीड दो स्टेटमेंट्स। ठीक है, वी नीड सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट्स। हमें सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट्स चाहिए आपके याद रखने के लिए और आगे यूज करने के लिए। ठीक है, हमें परफेक्ट जो स्टेटमेंट्स थे, एब्सोल्यूट वर्बेटिम स्टेटमेंट्स जो थे, वो हमें नहीं चाहिए। हम सिंपल स्टेटमेंट्स आपको देंगे। सिंपल स्टेटमेंट ये है, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ कहता है होल ऑफ द हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। पहला स्टेटमेंट, होल ऑफ द हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। आपने याद रखा और लिखा, मसला खत्म। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज नॉट the verbatim statement, as I said, ये verbatim statement नहीं है, but it is the meaning of that statement. जो second law के statements है, ये इनके meanings है। एक meaning क्या है? Whole of the heat cannot be converted into work, because according to first law, whole of the heat can be converted into work. लेकिन second law क्या कर रहा है? Correct इसे कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, whole of the heat cannot be converted into work. Second statement जो हम बना सकते हैं out of जो वर्बेटिम स्टेटमेंट्स है, इंजन की किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है। नो इंजन कैन हैव एफिशिएंसी 100%। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, हीट बाय इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। हम जानते हैं जब हीट फ्लो करता है, वो कहां से कहां फ्लो करता है? वो फ्लो करता है फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, खुद ही। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि हीट विल फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट हायर टेम्परेचर। ऐसा कभी होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए सेकंड लॉ कहता है कि ऐसा कभी होगा ही नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पे, सेकंड लॉ को ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है कि हीट बाय इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट हायर टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की बात कहां से आ गई, है ना? ठीक है, फर्स्ट लॉ कहता है होल ऑफ द हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, जो कि गलत है। सेकंड लॉ करेक्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, होल ऑफ द हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां तो बिल्कुल ठीक है, सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ को करेक्ट कर रहा है। दूसरा, अगर सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाती, फिर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन होती 100%, है ना? बिकॉज हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो हीट को कन्वर्ट करता है वर्क में।
अब सीधी सी बात है, अगर सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जाएगा, दैट मींस जो उसे कन्वर्ट करेगा वो कौन होगा? हीट इंजन। तो हीट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 100%। क्यों? उसने सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट किया। लेकिन सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, इसलिए इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। वो भी बिल्कुल इसके साथ मैच करता है। अब तीसरा स्टेटमेंट जो मैं दे रहा हूं वो कहां से आ गया? उसका फर्स्ट लॉ के साथ क्या है? तीसरा स्टेटमेंट क्या है? हीट बाय इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। सवाल ये है, ये मसला कहां से आ गया? यहां फर्स्ट लॉ कैसे आता है जो सेकंड लॉ इसे करेक्ट कर रहा है? ठीक है, बात सुनिए। अगर हीट फ्लो करती फ्रॉम द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर, अगर ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता, फर्स्ट लॉ would not have been violated। जो फर्स्ट लॉ है वो वायलेट नहीं होता। आप समझ गए? इसका ये मतलब है, हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ के हिसाब से ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए सेकंड लॉ रेस्क्यू में आता है। सेकंड लॉ कहता है कि नहीं, हीट जब भी फ्लो करेगी वो फ्लो करेगी फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, खुद ही। लेकिन अगर आप हीट को फ्लो कराना चाहेंगे फ्रॉम बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट हायर टेम्परेचर, फिर एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत है। आपको एक्सटर्नल एजेंसी से हेल्प चाहिए। वो एक्सटर्नल एजेंसी क्या है वो हम आगे देख लेंगे। राइट, ठीक है। इज दिस सो? फिलहाल आज हमने बात की सेकंड लॉ की थियोरेटिकली। तो कल इंशाल्लाह इसकी एप्लीकेशन में हम जाएंगे और कम से कम 2 दिन इसी के एप्लीकेशन में रहेंगे। दैट्स द एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क मी, प्लीज डू आस्क एंड आस्क देम क्विकली। आई एम हियर टू सी योर क्वेश्चंस। पूछिए इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। There are no questions at all। आपका कोई सवाल ही नहीं है। अजीब बात है, कोई सवाल ही नहीं है। चले, शायद ये अच्छी बात भी है, आपका कोई सवाल ही नहीं है। दैट मीन्स आपने सब समझ लिया। There are no doubts। That's good if I take it like that way। फिर भी कुछ तो पूछिए ना। सलाम अलैकुम तो ही कीजिए ना, कम से कम। ठीक हो, हाल ठीक है, कम से कम ये भी तो बताइए ना। ओवैस कह रहा है नो सर, ऑल क्लियर। चलो ठीक है, ऑल क्लियर, सो कोई सवाल नहीं है। ओके, चलो ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। पांच